प्रोग्राम दूर देश के लोग से एम शारिक सईद का सलाम। साउथ कोरिया से जुड़ी खबरें जो आप देखना, सुनना और जानना चाहते हैं, सिर्फ OPTV ग्लोबल पर। नाज़रीन इकराम, साउथ कोरिया से एम शारिक सईद का दूर देश प्रोग्राम से सलाम। आज हम आपकी मुलाकात डॉक्टर तारिक जमान से कराएंगे। डॉक्टर तारिक जमान से इससे पहले भी हमने कोरोना वायरस के हवाले से एक प्रोग्राम किया था और हमारे सवालात का बहुत तफसील से आसान अल्फाज में उन्होंने जवाबात दिए थे और उसको हमारे नाजरीन ने बहुत पसंद किया था। नाज़रीन इकराम, कुछ दिनों से इस कोरोना वायरस के अंदर से एक नया वायरस नमूदार हुआ है, तो जो आहिस्ता आहिस्ता दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में फैल रहा है। तो हमने बेहतर यही समझा क्यों ना डॉक्टर तारिक जमान से एक दफा दोबारा राब्ता किया जाए और उनकी नवाजिश के उन्होंने अपनी कीमती वक्त में से हमें टाइम दिया कुछ, और हमारे कुछ सवालात थे हमारे जहन में, तो हम चाहेंगे कि जनाब डायरेक्टली हम उनसे बात करें और उनके जवाबात आप तक पहुंचाएं। नाज़रीन इकराम, डॉक्टर तारिक जमान से गुफ्तगू करने से पहले थोड़ा सा मैं इनका तारुफ कराता चलूं। डॉक्टर तारिक जमान पाकिस्तानी कैनेडियन साइंटिस्ट हैं, जिन्हें पाकिस्तान, साउथ कोरिया, कनाडा और USA में DNA से रिलेटेड बीमारियों में तहकीक का वसी तजर्बा है। इसके अलावा मेरे नॉलेज में है कि डॉक्टर तारिक जमान एक ऐसे वायरस के अंदर RNA पैक करने के बाद दिमाग में डिलीवर करने का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस रखते हैं, जो चाइना और अमेरिका में बनी वैक्सीन की, मतलब आप कह सकते हैं वैक्सीन में भी इस्तेमाल हो रहा है। हम इस पे भी बात करेंगे जो उनका अपना तजर्बा है RNA पर, लेकिन इससे पहले मैं जानना चाहूंगा कि एक और नई हकीकी खतरे के बारे में जो हालिया दिनों में रिपोर्ट हुआ है, जिसकी बाज़गश्त आप सबको पता है बरतानिया समेत बाकी दुनिया में भी है, जिसकी वजह से बरतानिया से बाकी दुनिया की आमोदरफ्त इस वक्त मुकम्मल बंद हो गई है। तो इस बारे में भी हम पहले उनसे यही पूछेंगे, फिर उसके बाद हमारे सवालात उनसे कुछ सवालात होंगे। डॉक्टर तारिक जमान, सुनने में आया है कि बरतानिया में 60% कोरोना केसेस में वायरस की कोई नई शक्ल सामने आई है। क्या ये कोई नया वायरस है या फिर इसको हम सुपर कोरोना कह सकते हैं? शारिक साहब, कोरोना वायरस के नए खतरे पे बात करना इंतहाई ज़रूरी है। पब्लिक अवेयरनेस, स्पेशली जिससे हम इंसानी जानें बचा सकें, वक्त की ज़रूरत है। दुनिया भर के माहिरीन जेनेटिक्स अपनी तहकीक की रोशनी में इस बात पे मुत्तफिक हैं कि वायरस की जेनेटिक्स बाकी तमाम मखलूक़ात से ज़्यादा वेरिएशन या तब्दीलियों से भरपूर होती है, जिसकी वजह इसका इंतहाई छोटा साइज़ है, जिसमें कई चीज़ें मिसिंग हैं। मसलन जेनेटिक मटेरियल को कॉपी करते वक्त इसमें प्रूफ रीडिंग ये एक ऐसा फीचर है जो वायरस में ना होने से आए रोज़ इसमें तब्दीलियाँ रूनुमा होती हैं। इसी वजह से अब तक कई वायरस के वेरिएंट्स सामने आ चुके हैं। जिस वेरिएंट का ख़तरा अब ज़्यादा महसूस किया जा रहा है, उसमें एक नहीं 17 नई तब्दीलियां देखी गई। 17 में से 14 प्रोटीन लेवल पे हैं, जिसकी बुनियाद पे आप इसे सुपर कोरोना वेरिएंट कह सकते हैं, नया वायरस नहीं। जो बात तहकीक शुदा है वो ये कि ये वेरिएंट या नया वेरिएंट ज़्यादा कंटेजियस है, जिसका मतलब ट्रांसमिशन को 70% ज़्यादा कर देता है। जो बात तहकीक तलब है वो ये कि कहीं हमारी पिछली तमाम कोशिशों पे पानी तो नहीं फिर जाएगा। अगर ये कोरोना का वेरिएंट है तो क्या हमें फिर से एक नई वैक्सीन बनानी पड़ेगी? ऐसी सूरत में मौजूदा वैक्सीन कितनी इफेक्टिव होगी? इतने बड़े पैमाने पे तब्दीली माहिरीन और पॉलिसी मेकर्स को एक नए इम्तहान में डाले हुए है कि कहीं हमें वैक्सीन को रीप्रोग्राम न करना पड़ जाए। अभी तक कोई ऐसा एविडेंस नहीं कि मौजूदा वैक्सीन बेअसर हो जाएगी। वैक्सीन की तैयारी में ये बात हमेशा पेश नज़र होती है कि वायरस में तब्दीली आ सकती है, मगर इतने बड़े पैमाने पे नहीं जितनी वेरिएंट
B117 में देखी गई, जो बरतानिया में ओरिजिनेट हुई, मगर इसकी मौजूदगी यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, जापान से लेके कनाडा तक पाई गई। आरएनए वैक्सीन में हमें ये एज हासिल है कि हम इसे वायरस में तब्दीली के साथ बदल सकते हैं। यही आरएनए वैक्सीन का एक नया पहलू है जिसकी वजह से कुछ लोगों को ज़्यादा कंसर्न हो सकता है। इटली से कलीम वलायत ने मुझे एक वीडियो सेंड की जिसमें जैद हामिद और इब्राहिम समी एक प्रोग्राम में आरएनए वैक्सीन को मगरिब का एक ऐसा नया हथियार पेश कर रहे हैं कि जिससे वो हमारी ख़वातीन को हमेशा के लिए बांझ कर सकते हैं। ऐसा कुछ भी आज के दौर में मुमकिन है, मगर ऐसा कोई भी कंपनी करने का रिस्क नहीं ले सकती। इसकी बड़ी वजह आरएनए की कोई भी ऐसी नई किस्म का पता लगाना अफ़गानिस्तान जैसे मुल्क में भी मुमकिन है। अगर हमें इस हद तक वैक्सीन पे कंसर्न है तो हमारे कई साइंसदान इस काबिल हैं कि वो लोकल आरएनए वैक्सीन बना सकते हैं, शर्त ये कि उन्हें वसाइल दिए जाएं और वो मिलके काम करें। क्या जर्मनी, अमेरिका या चाइना में बनी वैक्सीन बाकी ममालिक में भी इतनी इफेक्टिव होगी डॉक्टर साहब? जर्मनी, यूएसए और चाइना की वैक्सीन वायरस के तब्दील होने की सलाहियत को देखकर डेवलप की गई हैं। उम्मीद ये है कि वो इफ़ेक्टिव होंगी, मगर लोकल वैक्सीन सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती है। हम ये बना भी सकते हैं, हमारे पड़ोसी ममालिक अपनी वैक्सीन खुद बना रहे हैं। डॉक्टर साहब, आजकल एक वीडियो क्लिप्स सोशल मीडिया पे गर्दिश कर रहा है जिसमें दिखाते हैं कि जनाब एक नर्स कोरोना वायरस की वैक्सीन लगते ही इंतकाल कर गई है। क्या ये वैक्सीन की वजह से है या कोई और वजह हो सकती है? सडन डेथ सिंड्रोम बच्चों से लेके बूढ़ों तक पूरी दुनिया में होती हैं। आपने कई टीवी प्रोग्राम्स और स्पोर्ट्स इवेंट्स में ऐसी कई अमवात देखी होंगी जो कैमरे की आंख ने महफूज की और सोशल मीडिया से हम तक पहुंची। इससे कई गुना ज़्यादा सडन डेथ्स ऑफ कैमरा होती हैं जो हम तक नहीं पहुंचती। ऐसी डेथ्स की बड़ी वजह कार्डियक अरेस्ट या दिल का अचानक फेल हो जाना है, जिसमें इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स का फेलियर एक बड़ी वजह है। इसके अलावा ब्रेन हैमरेज भी एक बड़ी वजह है। सडन डेथ एक रेयर जेनेटिक डिसऑर्डर से भी हो सकता है। ऐसी अचानक अमवात एक अगर वैक्सीनेशन के फौरन बाद हों तो इसकी वजह वैक्सीन नहीं हो सकती, बल्कि आप इसे कोइंसिडेंस कह सकते हैं। मगर मीडिया को अगर ऐसा मौजू मिल जाए जिससे डिसइंफॉर्मेशन फैलाना आसान हो तो ऐसा मुमकिन है, मगर इसके असरात भयानक हो सकते हैं। मिसाल के तौर पे पोलियो वायरस के ख़िलाफ़ वैक्सीनेशन के बारे में डिसइंफॉर्मेशन पाक अफ़गान बॉर्डर पे रहने वाले मासूम लोगों में ज़्यादा पाई जाती है, जिससे तमाम शहरी मुतासर होते हैं। सारी दुनिया से पोलियो वायरस पोलियो वैक्सीन की वजह से मुकम्मल तौर पे ख़त्म हो चुका है, मगर सिर्फ पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान दो ऐसे ममालिक हैं जहां ये वायरस आज भी किसी न किसी फैमिली में पाया जाता है, जिससे पूरी दुनिया ख़तरा महसूस करती है। यही वजह है कि हमें दुनिया में ट्रैवल करते हुए पोलियो वैक्सीनेशन का प्रूफ देना होता है। इंडोनेशिया, मलेशिया में वैक्सीन के हलाल होने पर कंसर्न है। क्या ये कंसर्न जेन्युइन है? वैक्सीन में ऐसा क्या इस्तेमाल होता है कि जो इसे मुतनाज़ा बना सकता है? मुस्लिम ममालिक में हलाल और हराम की तामीज़ काफ़ी नुमायां है। फाइज़र ने जो आरएनए वैक्सीन डेवलप की है वो लिपिड नैनो पार्टिकल्स में रैप करके डिलीवर की जाती है। नैनो पार्टिकल्स एक ऐसा ड्रग डिलीवरी सिस्टम है जो जेनेटिक मेडिसिन में काफ़ी इस्तेमाल हो रहा है। इसके मुकाबले में वायरल डिलीवरी सिस्टम है जो चाइना और अमेरिका की वैक्सीन में इस्तेमाल होगा। लिपिड नैनो पार्टिकल्स चर्बी के एक ऐसे टुकड़े हैं जिनका साइज़ वायरस के साइज़ जितना होता है, जो न सिर्फ स्टेबल होते हैं बल्कि ज़्यादा महफूज होते हैं। लिपिड का उर्दू मतलब चर्बी है। लफ्ज़ चर्बी से लोग परेशान हो सकते हैं कि कहीं इसका सोर्स हराम ना हो, क्योंकि मगरब में ये आम चीज़ है। जो लिपिड पार्टिकल्स ड्रग डिलीवरी के लिए इस्तेमाल होते हैं वो लेबोरेटरी में तैयार होते हैं, जो हराम नहीं हो सकते। अच्छा, ये आरएनए वैक्सीन क्या है? इसे मुख्तसर और सादा अल्फाज में थोड़ा सा बयान कीजिए हमारे सामीन के लिए और नाजरीन के लिए। आरएनए वैक्सीन पे मेरा एक पूरा प्रोग्राम मेरे यूट्यूब चैनल डीएनए अफेयर्स पे मौजूद है, जिससे आपको आरएनए वैक्सीन समझने में
काफ़ी मदद मिल सकती है। 2020 से पहले तमाम वैक्सीन्स में बीमारी फैलाने वाले पूरे मगर मरे हुए जर्म्स को या उसके किसी एक हिस्से को जिस्म में दाखिल किया जाता था ताकि जिस्म इस वायरस के खिलाफ दिफाई फौज यानी एंटीबॉडीज पैदा कर सके और असली जर्म्स आने पे इस पे काबू पाया जा सके। इस नई RNA वैक्सीन में माहिरीन ने कोरोना वायरस का वो हिस्सा मुंतखब किया जो एक चाबी की तरह है जिसकी मदद से वो हमारे जिस्म के सेल में दाखिल होता है। न्यू जनरेशन वैक्सीन में फर्क ये है कि अब वायरस का हिस्सा नहीं बल्कि इस हिस्से को बनाने वाले कोड्स यानी RNA जिस्म में दाखिल किए जाएंगे, जबकि हमारा जिस्म वायरस का ये हिस्सा खुद बनाएगा ताकि अपने दिफाई सिस्टम को वो प्रोटीन दे सके ताकि वो उसके खिलाफ लड़ने की प्रैक्टिस कर सके। डॉक्टर तारिक जमान साहब, मेरा आपसे आखिरी सवाल है कि इस वैक्सीन की लाइफ के बारे में आपका क्या व्यू? वैक्सीन की लाइफ का मतलब ये कितना अरसा हमें बीमारी से महफूज रख सकती है। इसका दारोमदार वायरस के खिलाफ बनने वाली एंटीबॉडीज यानी दिफाई फौज की लाइफ पे है। दुनिया भर में कई अफराद को एक से ज़ायद बार कोरोना हुआ जिसका मतलब कि इसके खिलाफ बनने वाली एंटीबॉडीज की लाइफ कम है। मेरे ख्याल में हमें फ्लू वैक्सीन की तरह हर साल कोरोना वैक्सीनेशन भी करवाना होगी, स्पेशली 60 साल से ज़ायद उम्र के लोगों को जो ज़्यादा वल्नरेबल है। दूसरा, जो पहली बार वायरस के हमले में सरवाइव कर गए उनका दिफाई निज़ाम हर बार कोरोना वायरस को पहले से बेहतर हैंडल कर सकेगा, जबकि 16 साल से कम उम्र के बच्चों को वैक्सीन की जरूरत नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर तारिक जमान साहब आपका OPTV ग्लोबल से बात करने का। मुझे खुशी होती है आपसे बात कर कर के आपकी एजुकेशन का बहुत सा हिस्सा साउथ कोरिया से भी जुड़ा हुआ है और माशाल्लाह आप यहाँ पे भी एक अच्छे अपने वक्त के स्टूडेंट और फिर उसके बाद PhD के बाद साउथ कोरिया में लोग आपको जानते थे और हमें खुशी है कि उसके बाद आप कनाडा और अमेरिका के अंदर काम कर रहे हैं और मुल्क का ही नाम कर रहे हैं। और हमारी कोशिश होती है कि जहां भी हमारे लोग, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो, चाहे स्पोर्ट्स हो, चाहे फनून लतीफ़ा हो, चाहे मेडिसिन हो या फिर पॉलिटिशियंस हो, तो किसी भी हवाले से अपने मुल्क के लिए जो अपने नाम के साथ साथ मुल्क के नाम के लिए भी कर रहे होते हैं काम और दुनिया भर के लिए ह्यूमन बीइंग्स के लिए हम उनको उजागर करें, हम उनसे बातचीत करें ओवरसीज पाकिस्तानी की हैसियत से। तो डॉक्टर साहब, अल्लाह आपको इसमें कामयाबी अता फरमाए और आप जिस तरह मेहनत कर रहे हैं और आगे गाहे बगाहे दुनिया के अंदर अपनी रिसर्च को मतलब मुस्तफीद हो रहे हैं लोग आपकी रिसर्च से, तो हम चाहेंगे कि जनाब मुस्तकबिल में भी आप हमसे राब्ते में रहें और हमें आपकी मसरूफियात और आपके काम के बारे में लोगों को बताने में मतलब फ़ख्र महसूस हो, जहां भी हमारी उर्दू बोलने वाले या उर्दू को समझने और सुनने वाले लोग हैं। एक बार और आपका दिल की गहराइयों से बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। OPTV की फखरिया पेशकश दुनिया भर में आबाद पाकिस्तानियों की तरक्की और कामरानी पर मबनी प्रोग्राम पाकिस्तान को तरक्की की राह पर गामजन करने के लिए दुनिया भर में पाकिस्तानी मुतहर्रिक और तैयार। दुनिया भर के मुल्कों में पाकिस्तानी का उनकी तरक्की में हिस्सा देखिए।